बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन क्लास ऑफ बायो फर्स्ट ईयर। हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं प्रोटीन का। लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था वो क्या था? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के कितने लेवल्स होते हैं? प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी और लास्ट पे क्वाटरनरी। आज हम लोग डिस्कस करते हैं फर्दर प्रोटीन को क्लासीफाई किया गया था, ठीक है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स है वो आप लोग डिस्कस कर लें। कहा जाता है कि प्रोटीन जो उनसे हैं, प्रोटीन्स क्या है? कम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर होती हैं और डाइवर्सिटी होती है इनके फंक्शन में। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट? कि जो प्रोटीन्स, आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स हैं और हर प्रोटीन की एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर स्पेसिफिक नंबर ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं। अगर प्रोटीन ए है, ठीक है, उसके अंदर अमाइनो एसिड का नंबर चेंज होगा। प्रोटीन बी है, उसके अंदर अमाइनो एसिड का नंबर चेंज होगा। सी है, उसके अंदर अमाइनो एसिड का नंबर चेंज होगा। तो जितने भी प्रोटीन्स हैं उनके अंदर सीक्वेंस प्लस नंबर ऑफ अमाइनो एसिड चेंज होता है। उनकी स्ट्रक्चर भी चेंज होती है, उनकी स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट होती है। दे हैव डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर्स। तो जितनी भी प्रोटीन्स हैं उन सभी की जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होती है एक दूसरे से, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा क्या होती है? कम्प्लेक्स होती है। एक प्रोटीन की स्ट्रक्चर है वो दूसरे प्रोटीन की स्ट्रक्चर से डिफरेंट होती है और वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डाइवर्सिटी इन फंक्शन, कि हर प्रोटीन का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है। तो जितनी ज़्यादा प्रोटीन है उतने ज़्यादा फंक्शन होंगे। तो डाइवर्सिटी मतलब बहुत ज़्यादा उनके अंदर वेरिएशन है फंक्शंस की। वेरिएशन से मुराद कि हर प्रोटीन का अपना फंक्शन है, तो डिफरेंट प्रोटीन्स डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेगी। तो फिर हम लोग कह सकते हैं जितनी भी प्रोटीन्स हैं उन सभी की स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट होती है और वो स्ट्रक्चर क्या होती है? कम्प्लेक्स होती है। और हर प्रोटीन का चूँकि अपना फंक्शन है तो जितनी भी प्रोटीन है उन सभी के फंक्शन एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ए वाली प्रोटीन कोई और काम करेगी, बी वाली प्रोटीन कोई और काम कर रही होगी, इसी तरह सी वाली है, डी वाली है। डिफरेंट जितनी भी प्रोटीन्स है हमारी बॉडी के अंदर एक दूसरे से डिफरेंट काम कर रही होंगी। क्लियर स्टूडेंट? तो हम लोग कहते हैं फंक्शन के लिहाज से भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, मतलब वेरिएशन है। हर प्रोटीन का अपना फंक्शन है। तो स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स है, हर एक की स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट है। फंक्शन जो है हर एक का एक दूसरे से डिफरेंट है। सो वी कैन से दे हैव अ डाइवर्सिटी इन देयर फंक्शन। क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद कहते हैं फिर जो साइंटिस्ट थे वो करना चाहते थे इन प्रोटीन को क्लासीफाई। तो उनको समझ नहीं थी आ रही फंक्शन की बेस पे उनको क्लासीफाई करें या स्ट्रक्चर की बेस पे, क्योंकि स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स की थी और उनके फंक्शन के लिहाज से देखा तो वो भी बहुत ज़्यादा थे। हर प्रोटीन का अपना फंक्शन था। तो फिर उनको क्लासीफाई करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क बन गया साइंटिस्ट के लिए। तो साइंटिस्ट के लिए इन प्रोटीन को क्लासीफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। लेकिन फिर भी दे क्लासीफाई प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बेस पे फिर उन्होंने प्रोटीन को क्लासीफाई कर दिया। मोस्टली प्रोटीन कौन से स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती हैं? तो फिर हमने स्ट्रक्चर की बेस पे क्या किया? प्रोटीन को क्लासीफाई। तो स्ट्रक्चर की बेस पे प्रोटीन की दो टाइप्स होती हैं। क्लियर स्टूडेंट? फर्स्ट वन इज द फाइब्रस प्रोटीन एंड सेकेंड वन इज द ग्लोबुलर प्रोटीन। क्लियर स्टूडेंट? तो फिर उन्होंने क्या किया? स्ट्रक्चर की बेस पे क्या किया साइंटिस्ट ने? प्रोटीन को क्लासीफाई कर दिए तो टू क्लासेस, टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज द फाइब्रस प्रोटीन्स एंड सेकंड वन इज द ग्लोबुलर प्रोटीन। इनको दोनों को आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, इनका कंपैरिजन हम लोग करते हैं। तो स्टूडेंट हमें बताया है कि प्रोटीन को दो क्लासेस में क्लासीफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बेस पे प्रोटीन को दो क्लास में डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शेप की। ये किस टाइप की इनकी शेप होती है? फाइब्रस प्रोटीन इनको क्यों कहा जाता है? शेप की बात करते हैं। कहते हैं जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल हैविंग पॉलीपेप्टाइड चेन, क्योंकि एक प्रोटीन की बात करें तो उनके अंदर क्या पाया जाता है? पॉलीपेप्टाइड चेन। और ये पॉलीपेप्टाइड जो चेन्स हैं वो फिब्रिल्स की फॉर्म में अरेंज होती हैं, अरेंज इन द फॉर्म ऑफ फिब्रिल्स।
स्टूडेंट फिब्रिल्स किसे कहते हैं? बेसिकली दीज आर द स्ट्रक्चर दैट आर लाइक अ थ्रेड, धागे की तरह बिल्कुल इस तरह होती हैं, ठीक है। तो इन स्ट्रक्चर को हम लोग किसका नाम देते हैं? फिब्रिल्स का। तो वो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स, वो प्रोटीन्स जिनके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन्स फिब्रिल्स की फॉर्म में मौजूद होती हैं, उन प्रोटीन्स को हम लोग फाइब्रस प्रोटीन्स का नाम देते हैं, क्योंकि फाइब्रस जो है फिब्रिल से निकला हुआ है और फिब्रिल का मतलब धागा होता है, धागे की तरह लंबे होते हैं, ठीक है, इसलिए हम इनको फिब्रिल का नाम देते हैं। नेक्स्ट ग्लोबुलर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करते हैं कि इनकी शेप कैसी होती है। इनकी शेप स्फेरिकल होती है या फिर एलिप्सॉइडल, इस फॉर्म में जो प्रोटीन है वो मौजूद होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके जो पॉलीपेप्टाइड की चेन्स होती हैं वो फोल्ड की होती हैं, सो डैट फोल्ड की होती है, टर्न की होती है, इसलिए क्या कहा जाता है कि इनकी जो शेप है वो स्फेरिकल या एलिप्सॉइडल होती है। स्फेरिकल मतलब गोल होती है, ग्लोबुलर, ठीक है। एलिप्सॉइडल स्टूडेंट किसे कहा जाता है? अंडे नमा जो शेप होती है, ठीक है, होती वो भी थोड़ी सी गोल है लेकिन उसके जो किनारे हैं वो थोड़े से बाहर को होते हैं, ठीक है। तो इस तरह, तो वो प्रोटीन जो स्फेरिकल या एलिप्सॉइडल स्ट्रक्चर बनाती हैं उनको हम लोग ग्लोबुलर प्रोटीन का नाम देते हैं। ये किस तरह बनती है? क्योंकि इसके अंदर पॉलीपेप्टाइड की जो चेन होती हैं वो टर्न करके ग्लोबुलर फॉर्म में आ जाती हैं, क्लियर। तो उनको हम लोग किसका नाम देते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन का नाम देते हैं। अब देखिए, कहते हैं इनमें प्रोटीन की कौन सी स्ट्रक्चर्स आती हैं इसके अंदर। जैसे कहा जाता है, इस तरह की कौन सी हमने पीछे प्रोटीन देखी थी? दैट इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। जितनी भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की वो सारी की सारी फिब्रिल्स की फॉर्म में होती हैं। फाइब्रस प्रोटीन में कौन सी स्ट्रक्चर आती है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जबकि यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर टर्शरी स्ट्रक्चर आती हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, जबकि फाइब्रस प्रोटीन के अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होती हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर कैसी होती है? ग्लोबुलर होती है, कि वो बेंड करती है, फोल्ड करती है, इस तरह ग्लोबुलर सी एक स्ट्रक्चर हमारे पास बना देती हैं। नेक्स्ट इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। तो जो फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं दे आर इनसॉल्युबल इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में ये इनसॉल्युबल, एक्वस मतलब वाटरी, वाटर लाइक सोल्यूशन जो सा होता है, ठीक है, सोल्यूशन के अंदर ये इनसॉल्युबल होती हैं, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होती हैं। जबकि जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं दे आर सॉल्युबल इन एक्वस मीडियम, वो एक्वस मीडियम में सॉल्युबल होते हैं। क्योंकि हमने कहा था प्रोटीन के अंदर दोनों टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं, हाइड्रोफिलिक भी होते हैं और हाइड्रोफोबिक भी होते हैं। इनके अंदर जो फाइब्रस प्रोटीन है उनके अंदर जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड हैं वो होते हैं, इसलिए ये इनके अंदर पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती। जबकि यहाँ पे बात करें, चूँकि हमने बात की थी टर्शरी स्ट्रक्चर की जो अपर सरफेस होती है, अपर सरफेस जो टर्शरी स्ट्रक्चर की होती है ये वाली, यहाँ पे हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड अरेंज होते हैं, ठीक है। ऊपर वाली सरफेस के ऊपर हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड होते हैं, जबकि इनर साइड पे जो अमाइनो एसिड होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, क्लियर। तो इनर साइड पे हाइड्रोफोबिक होते हैं, जबकि आउटर साइड पे अमाइनो एसिड जो हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं। तो जब टर्शियरी स्ट्रक्चर को हम लोग एक्वस मीडियम में डालते हैं तो उसकी वजह से ये जो उसका आउटर पोर्शन होता है वो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोफिलिक वो अमाइनो एसिड होते हैं जो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग फिर कहते हैं कि जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती है वो बेसिकली क्या होती है? सॉल्युबल इन एक्वस मीडियम, ठीक है, एक्वस मीडियम में सॉल्युबल होती हैं। जबकि जो फाइब्रस प्रोटीन होती है दे आर इनसॉल्युबल इन एक्वस मीडियम। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन की, कि इनके क्रिस्टल्स बनते हैं, इनकी क्रिस्टलाइजेशन होती है। चूँकि ये पानी के अंदर
हल ही नहीं होते तो इनके क्रिस्टल्स भी नहीं बनते। आपको पता है क्रिस्टल्स कब बनते हैं? जब हम लोग सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट को डालते जाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि जो सॉल्वेंट होता है उसके लिए बिल्कुल जगह नहीं रहती और उसको हीटअप करके बाहर निकाल एवेपोरेट कर दिया जाता है। पीछे हमारे पास क्या बच जाता है? जैसे बिल्कुल ऐसे ही है, अगर आप लोगों ने पानी के अंदर नमक ऐड कर रहे हो, ठीक है, नमक डालते जा रहे हो, बहुत ज़्यादा नमक डाल दिए, लेकिन फिर भी आप लोग उसको हीटअप करते जा रहे हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पानी सारा का सारा एवेपोरेट कर देगा, पीछे आपको सिर्फ और सिर्फ वाइट सा नज़र आता है, ठीक है। जो पोट वगैरह बर्तन जिसके अंदर आप लोग ये प्रोसेस कर रहे हो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वाइट सा मटीरियल नज़र आता है, दैट इज़ द साल्ट। तो मतलब पीछे क्या बच जाता है? साल्ट। साल्ट क्या है? सोल्यूट है। क्लियर स्टूडेंट? तो पीछे सोल्यूट बच जाता है, तो वही क्या बनाता है? क्रिस्टल, सॉलिड फॉर्म में रह जाता है पीछे। तो वही बात करते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन जोन सी है कब होती है? जब चीज़ें वाटर के अंदर या एक्वस मीडियम के अंदर डिज़ोल्व हों, और चूँकि ये डिज़ोल्व ही नहीं होता तो इसके लिए इनके यहाँ पे क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन नहीं होती। क्रिस्टल्स आर नॉट फॉर्म्ड, क्लियर, बिकॉज दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, सो क्रिस्टल्स आर नॉट फॉर्म्ड। जबकि इसकी बात करें तो यहाँ पे क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन होती है। क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस है यहाँ पे पॉसिबल होता है, यहाँ पे प्रोसेस होता है क्रिस्टल्स का जो क्रिस्टल्स बनती है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये एक्वस मीडियम के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है, सो डैट यहाँ पे क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन होती है। इसकी तो इलास्टिसिटी की बात करें, मतलब इसके अंदर लचक होती है कि नहीं? इलास्टिक इन नेचर होते हैं ये, जबकि ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन है दे आर नॉन इलास्टिक। क्लियर स्टूडेंट? ये इलास्टिक होती हैं जबकि वो जो है दे आर नॉन इलास्टिक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स की कि फाइब्रस प्रोटीन कौन कौन सी होती हैं। जैसे सिल्क फाइबर होती है, मायोसिन, ये भी क्या है? फाइब्रस प्रोटीन है। केराटिन एंड फिब्रिन, दीज आर दी डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। अब देखना है सिल्क फाइबर जो सी है, हमने कहा है फाइब्रस जो कि धागे की तरह के होते हैं, तो रेशम को देखें तो वो भी क्या है? सिल्क फाइबर्स है। उसके बाद स्पाइडर का वेब देखें, मकड़ी का जो जाला होता है, ठीक है, वो भी फाइबर लाइक है। इसी तरह मायोसिन की बात करें तो ये भी क्या है? हमारे मसल्स के अंदर मौजूद होती हैं, प्रेजेंट इन आर मसल्स। और आपको पता है गोश्त होते हैं मसल, जब हम लोग गोश्त को खाते हैं तो उसके कुछ जोन से हैं फाइबर्स हमारे दांतों में भी फंस जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये जो मायोसिन है, ये जो मसल्स हमने खाए हैं गोश्त की फॉर्म में, जो हमने मायोसिन लिया है वो फाइब्रस प्रोटीन की फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है केराटिन। केराटिन आपको पता है हमारे नेल्स बना रही होती हैं और हमारे हेयर्स बनाती हैं, ठीक है। उसके बाद फिब्रिन जो सी है ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन होती है। जैसे क्लॉट, किसी जगह कट लग गया है तो वहाँ पे ये इस तरह का नेटवर्क सा बना के फाइबर्स का, तो उस ब्लड को बाहर निकलने से रोक देती है, तो ब्लड क्लॉटिंग करवाती है फिब्रिन, ठीक है। तो ये बेसिक टाइप्स हैं किसकी? फाइब्रस प्रोटीन की। और हमें यहाँ बताया गया है कि ये जो फाइब्रस प्रोटीन है कहाँ पे मौजूद होती हैं, तो आप लोगों ने इसको भी प्रिपेयर करना और साथ में इसको भी। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन की। ग्लोबुलर प्रोटीन की कुछ एग्जाम्पल्स देख लें। जैसे कहा जाता है एंटीबॉडीज होती हैं, उसके बाद इंजाइम्स होते हैं, उसके बाद हीमोग्लोबिन होती है, और कुछ जो हार्मोन्स होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन। वो किसकी एग्जाम्पल है? ग्लोबुलर प्रोटीन की। एंटीबॉडीज़, इंजाइम्स, हीमोग्लोबिन और कुछ हार्मोन्स। एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं? इम्यूनिटी में हमें मदद देती हैं, ठीक है, डिफेंस करने में मदद देती हैं। इंजाइम्स क्या करते हैं? हमारे केमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं, उनकी स्पीड अप करवाते हैं।
हीमोग्लोबिन क्या करती है, ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करवाती है एक जगह से बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। और हार्मोन्स क्या करते हैं, हमारे डिफरेंट जो मैकेनिज्म है बॉडी के अंदर उनको कंट्रोल करते हैं, हमारे डिफरेंट बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, मैकेनिज्म्स को कंट्रोल करते हैं, मैकेनिज्म्स को रेगुलेट करवाते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो ये किसके एग्जांपल्स हैं? दीज आर द एग्जांपल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। ये जो हमने बताई है सिल्क फाइबर्स, मायोसिन, केराटिन, फिब्रिन, दीज आर द एग्जांपल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। बट एंटीबॉडीज, इंजाइम्स, हीमोग्लोबिन और कुछ हार्मोन्स जो कि प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, दे आर द एग्जांपल ऑफ द ग्लोबुलर प्रोटीन। अब कहा जाता है कि ये जो फाइब्रस प्रोटीन है इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो इनका स्ट्रक्चर बनाने में रोल होता है, स्ट्रक्चरल रोल कह सकते हैं इनका। क्लियर? क्योंकि हमने देखा है सिल्क फाइबर जो फाइबर है, सिल्क के जो फाइबर्स हैं वो सिल्क बना रहे होते हैं, मतलब रेशम बना रहे हैं, तो एक स्ट्रक्चर बन रही है। मायोसिन चूँकि मसल्स के अंदर मौजूद है तो ये मसल्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं, मसल भी एक स्ट्रक्चर है। केराटिन हमारे हेयर्स और नेल्स बना रही हैं, ये दीज आर दी स्ट्रक्चर्स। फिब्रिन जो उनसे ब्लड क्लॉटिंग करवा के हमारे ब्लड लॉस से बचा रही हैं, ठीक है। ये सारी की सारी हमारी स्ट्रक्चर बनाने में मदद देती है। तो हम लोग फिर इसलिए कहते हैं कि इनका किसके अंदर रोल है, स्ट्रक्चर बनाने के अंदर। जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करें तो इनके बारे में कहा जाता है इनका जो रोल है वो फंक्शन में है, तो दे हैव फंक्शनल रोल इन आवर बॉडी, ठीक है। जैसे एंटीबॉडीज़ इम्यूनिटी करती है, इम्यूनिटी में मदद देती है। एंटीबॉडीज़ क्या है, केमिकल्स होते हैं जो किल करते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो पैथोजेंस जाते हैं। इंजाइम्स केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, ये भी फंक्शन है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करती है, ये भी फंक्शन है, ठीक है। हार्मोन्स जो रेगुलेट करवा रहे हैं मैकेनिज्म को, डिफरेंट मैकेनिज्म जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, ग्लूकोज का लेवल कम है तो ज़्यादा करना है, ज़्यादा तो कम करना है, ये चीज़ें हार्मोन्स रेगुलेट करवाती हैं। तो ये सारे फंक्शंस हैं। तो उस लिहाज से हम लोग कहते हैं कि ग्लोबुलर प्रोटीन जो सी हैं उनका रोल किस में है, फंक्शंस में। जबकि जो फाइब्रस प्रोटीन है उनका रोल किस में है, स्ट्रक्चर बनाने में। क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद देखते हैं कि अगर हमारे इन्वायरमेंट में कोई चेंज आता है, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट होता है इनके ऊपर, इन प्रोटीन्स के ऊपर। तो कहा जाता है जो फाइब्रस प्रोटीन होती हैं, अगर हमारे इन्वायरमेंट में थोड़ा सा चेंज आता है, माइनर चेंजेस की वजह से ये प्रोटीन डिसऑर्गेनाइज या डीनेचर नहीं होती। जैसे हम लोग कहते हैं हमारे नेल्स, बाहर गर्मी है तो हमारे नेल्स पे कोई इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। बाहर गर्मी है या सर्दी, हमारे हेयर्स पे कोई इफेक्ट हो रहा है, कोई कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि इन्वायरमेंट का इफेक्ट जो सा है इनके ऊपर कोई नहीं होता। तो ये डिसऑर्गेनाइज या डीनेचर नहीं होते, दे डोंट बी डीनेचर या डिसऑर्गेनाइज। इनकी जो शेप है या जो इनकी स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहती है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आता। अगर थोड़ा सा चेंज आए किसमें, इन्वायरमेंट में, अगर इन्वायरमेंट में चेंज आता है थोड़ा सा तो उसकी वजह से ये जो प्रोटीन है फाइब्रस, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। जबकि यहाँ पे हम लोग बात करें तो कहा जाता है कि अगर इन्वायरमेंट में चेंज आता है तो उसकी वजह से ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती है वो डीनेचर होना शुरू हो जाती हैं। जैसे हम लोग कहते हैं इंजाइम्स जो से हैं वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करते हैं। अगर बाहर का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, 37 से थोड़ा सा ज़्यादा 40 तक चला जाए, तो क्या होता है, ये इंजाइम्स सारे के सारे डीनेचर हो जाते हैं, इनकी शेप टूट जाती है, ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, ठीक है। डीनेचर हो जाते हैं, डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं। कब होते हैं, जब इन्वायरमेंट में चेंज आता है। चेंज अकर इन इन्वायरमेंट। क्लियर? जब इन्वायरमेंट में चेंज आता है तो उसकी वजह से ये जो है ग्लोबुलर प्रोटीन्स वो डीनेचर हो जाती हैं या डिसऑर्गेनाइज हो जाती हैं। जबकि अगर इन्वायरमेंट में थोड़ा बहुत चेंज आ भी जाए तो यहाँ पे जो फाइब्रस प्रोटीन है उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता, जो वो जैसी होती हैं वैसी ही रहती हैं, वो डिसऑर्गेनाइज नहीं होती। क्लियर स्टूडेंट?
तो ये था आज का हमारा लेक्चर दैट इज़ रिलेटेड विद द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। प्रोटीन की स्ट्रक्चर के रिलेटेड था। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। आज के लिए काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।